शिक्षा के दृष्टिकोण से आज का जो टॉपिक है वो अगर इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव से समझेंगे, क्योंकि यहाँ पे आज हम पढ़ने वाले हैं भारत की आंतरिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से धन शोधन, जिसे हम कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है, किस तरीके से ये भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा है, मनी लॉन्ड्रिंग की प्रक्रियाएं क्या क्या होती हैं, किस तरीके से इसे एक देश से दूसरे देशों के मध्य यहाँ पे इसका संचरण किया जाता है और उसके माध्यम से आर्थिक दृष्टिकोण से किस तरीके की समस्या उत्पन्न करती है। थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट है धन शोधन को लेकर, मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर, इसलिए इसे समझना जरूरी है और इसके प्रिवेंशन को लेकर किस तरीके से सरकार के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो भी हैं कौन कौन से कानून इत्यादि बनाए गए हैं, कौन से संगठन है कार्य करते हैं, ये सारी चीजें हमें यहाँ पे समझनी है। लेकिन उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है, हमें यह समझना जरूरी है कि धन शोधन होता क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग होती क्या है। अब इसमें दो चीजें आती है, एक तो धन शोधन का शब्द आपको सुनाई देता है, दूसरा एक हवाला शब्द इसमें सुनाई देता है। और अगर आप इकोनॉमी पढ़ते हैं तो इकोनॉमी में ये सारी चीजें वैसे आपको पढ़ाई गई हैं, लेकिन इसमें काफ़ी सारे थोड़े थोड़े टर्म भी आते हैं, जैसे राउंड ट्रिपिंग, शेल कंपनियां क्या होती हैं, इंस्टॉलमेशन के थ्रू कैसे थर्ड पार्टी चेक क्या होता है, और ये सारे तरीके जो अपनाए जाते हैं जिसके माध्यम से हम देखें तो एक इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव से आपके लिए मनी लॉन्ड्रिंग एक कॉन्सेप्ट है इकोनॉमी का, और इसके माध्यम से इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर एक प्रॉब्लम क्रिएट की जाती है, वो समझते हैं। देखिए मनी लॉन्ड्रिंग होता क्या है, जैसे कि एक व्यक्ति होता है, पैसा किस तरीके से कमाया जाता है। मूलतः कोई भी जो आप इनकम जनरेट करते हैं, इनकम जनरेट करने का या आय प्राप्त करने के दो तरीके हैं, एक जिसे हम कहते हैं वैध तरीके से और एक होता है अवैध तरीके से। वैध तरीका क्या है, मतलब कि जिस पर सरकार को आपने टैक्स दिया है, जिस पर आपने सरकार को टैक्स दिया है, और अवैध तरीका जिसे आपने बिना सरकार को यहां पर अपनी आय की सही जानकारी और बिना सही स्रोत बताए हुए और आपने वहां पर उन्हें कोई टैक्स नहीं दिया, किसी भी प्रकार का कोई भी टैक्स यहां पे नहीं किया है, और ऐसा कोई भी पैसा आप भारतीय कह सकते हैं सीमा से बाहर ले जाते हैं या किसी चीज निवेश करते हैं और सरकार को इसकी जानकारी नहीं है, वो होता है अवैध मनी। अवैध मनी को हम दूसरा एक वर्ड इसमें यूज करते हैं जिसे हम कहते हैं ब्लैक मनी। क्या कहते हैं? ब्लैक मनी। तो यहां पर धन शोधन का जो पूरा मुद्दा है वो जुड़ा हुआ है इस वाले पार्ट से। ठीक है, हम इस वाले पार्ट के आय का एक ऐसा हिस्सा जिस पर सरकार को आपने किसी तरीके की कोई जानकारी नहीं है, आपके बिजनेस के बारे में, आपको कितना पैसा कहां से आप जनरेट कर रहे हैं। दूसरी चीज, आप अवैध तरीके से पैसे कमा करके उसे आप वैध तरीके से यहां पर सरकार या अर्थव्यवस्था, रियल एस्टेट या अन्य तरीके से उसे वैध बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ये सारी प्रक्रियाएं ही यहां पर हमें मनी लॉन्ड्रिंग में देखने को मिलती हैं और इसमें कई तरीके अपनाए जाते हैं। अगर कॉन्सेप्ट वाइज से हम समझने का प्रयास करें क्या क्या तरीके हैं इसे, तो देखिए करते क्या है यहां पे मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस के अगर हम देखें तो मूल रूप से जैसे कि ओसीईडी इसे परिभाषित करता है। ओसीईडी जिसे आप आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन कहते हैं, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरीके के लेन देन प्रक्रियाओं और आर्थिक दृष्टिकोण से व्यापारिक स्थितियों के लिए भी यहाँ पे कार्य करता है। वो कहता है कि जब आप व्यापारिक दृष्टिकोण से किसी भी मनी या पैसे कोई राउंड ट्रिपिंग या कह सकते हैं एक देश से दूसरे देश उसे ट्रांसफर किया जाए, हस्तांतरित किया जाए और उस पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं दिया गया है और वो उस पैसा कमाने का जो जरिया है, स्रोत है, वो अवैध है, तो इसे कहा जाता है मनी लॉन्ड्रिंग। तो फर्स्ट पर्सपेक्टिव क्या है, पैसे का जो स्रोत है, स्रोत हमेशा ध्यान रखिएगा, स्रोत कैसा होगा? अवैध होगा। अवैध कैसे होगा? अवैध तरीका मतलब आपने मादक पदार्थों की तस्करी करके पैसा कमाया है, आपने मानव तस्करी करके पैसा कमाया है, आपने हथियारों की खरीद फरोख्त करके पैसे कमाए हैं, आपने यहाँ पे भ्रष्टाचार करके अवैध तरीके से ब्लैक मनी जनरेट की है, घूसखोरी की है वहां पे। ठीक है, तो किसी भी तरीके से आपने यदि अवैध स्रोत है, पैसे का स्रोत कैसा है? अवैध है। तो दूसरा, स्रोत अवैध होने के साथ नो टैक्स पेमेंट, नो टैक्स पेमेंट। और तीसरा, एक देश से दूसरे देश हस्तांतरण कर रहे हैं, आप हस्तांतरण भी कर रहे हैं और उसके माध्यम से पैसे को क्या करते हैं? वैध बनाने का तरीका। चौथे स्तर पे क्या आता है? अब चौथे स्तर पे आप अवैध मनी को वैध बनाते हैं, अवैध पैसे को, मनी को आप कहते हैं वैध बनाया जाता है। ये पूरा जो प्रोस्पेक्टिव है यही है मनी लॉन्ड्रिंग।
इसके तरीके कई सारे हो सकते हैं, लेकिन जो प्रोस्पेक्टिव है, जो परिभाषा है, जो अर्थ है, जो आपको समझना यहां पे है कि कोई ऐसा पैसा कमाने का तरीका जिसमें आप अवैध तरीके से पैसा कमाते हैं, कोई टैक्स पे नहीं करते हैं, एक देश से दूसरे देश यहां पर आपको अवैध तरीके से स्थानांतरित करते हैं और उसके बाद वही पैसे को वैध तरीके से उसी देश में फिर से आप निवेश करते हैं। यह पूरी प्रक्रिया जो होती है धन शोधन कहा जाता है या मनी लॉन्ड्रिंग कही जाती है। समझ में आ गया बात? सबको समझ में आया मनी लॉन्ड्रिंग क्या है? मनी लॉन्ड्रिंग के तहत यहां पर यही प्रक्रिया आपको अपनाई जाती है। अब देखा जाए तो मनी लॉन्ड्रिंग करने के पीछे कई सारे रीजन यहां पर आपको बताए जाते हैं। इसमें व्यापारिक लेन देन की प्रक्रियाएं शामिल होती हैं, इसमें आपको देखा जाए तो बैंकिंग सिस्टम इन्वॉल्व होता है, इसमें आपको कई प्रकार के खेल इत्यादि इन्वॉल्व हो सकते हैं। रियल एस्टेट इसमें एक बड़ा कह सकते हैं कि आपको अवैध मनी का एक स्रोत यहां पर जरिया बनता है। बाकी हमने देखा जो संगठित अपराध, ठीक है, संगठित अपराध को ध्यान रखिएगा। संगठित अपराध एक बड़ा हिस्सा है आपको मनी लॉन्ड्रिंग का, क्योंकि संगठित अपराध में जो भी तरीके हमने देखे हैं, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा कि अवैध तरीके से जो भी यहां पे पैसा कमाए उसका एक बहुत बड़ा स्रोत है संगठित अपराध। और अपराध जगत में जो भी पैसा है वो वैध नहीं है, लेकिन उस पैसे को वैध बनाया जाता है। और कैसे बनाया जाता है? मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए। मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए उस पैसे को क्या करते हैं, वो उसको वैध बनाते हैं। और कैसे बनाते हैं तो ये आप समझिएगा। इसके कारण क्या है? देखिए, धन शोधन के अपने कारण क्या है? कई सारे रीजन है। जैसे कि एक इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल के अनुसार भारत में जो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं या धन शोधन के जो मामले आपको देखने को मिलते हैं, उसमें कहा जाता है कि देखिए, सबसे पहली चीज जो है भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के बारे में आपने देखा है कि बहुत ज्यादा कहें तो आपको ऐसी हैं जो शिथिल हैं, खुली हुई हैं, साथ ही आने जाने का यहां पे कह सकते हैं अवैध घुसपैठ की स्थिति आपको देखने को मिलती है। तो यहां पर भारत के दृष्टिकोण से हम सिर्फ बात करेंगे। भारत के दृष्टिकोण से धन शोधन भारत में क्यों इतना ज्यादा वोलेटाइल है और इसके क्या क्या रीजन है? तो पहला यहां पे देखिए तो भारत की जो खुली सीमा है वो भी इसका एक बड़ा रीजन है। जैसे नेपाल की सीमा के साथ आप देख सकते हैं, म्यांमार की सीमा इसमें आप देख सकते हैं, बांग्लादेश की सीमा के साथ आप देख सकते हैं। ये जो सीमाएं हैं भारत की खुली हुई सीमाएं हैं और इसके कारण कोई भी मनी है वो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान, मानव तस्करी होती है, मानव अंगों की तस्करी होती है। इसके अलावा जो कहा जाता है कि भारत में अवैध स्रोत जो हैं वन्य जीवों का, जैसे कि हाथी दांत हो गए, आपके कस्तूरी मृग के बारे में हमने देखा, गैंडे की सींग हो गई, तो इनको लेकर वन्य जीव का व्यापार, ठीक है, वन्य जीव व्यापार, तस्करी किस दोनों तरीके की, आपको मानव की भी और साथ ही साथ मादक पदार्थों की, ये भी आपको मनी लॉन्ड्रिंग या धन शोधन का एक मुद्दा यहां पे बनता है। इसके अलावा हथियारों की खरीद फरोख्त, क्योंकि माओवाद है, आतंकवादी है, नक्सलवाद है और इसके कारण इन लोगों को अपनी बातों को मनवाने के लिए हथियारों की खरीद फरोख्त करते हैं, आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के लिए। तो इसके कारण भी यहां पर आपको देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त हीरो का अवैध व्यापार भी होता है। यह भी एक कारण है भारत में मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस को बढ़ाने के लिए। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो दो बड़ी चीजें जो आपको मादक पदार्थों से जुड़ती हुई दिखाई देती हैं। भारत की जो सीमा है वो एक तरफ यहां पर आपको पता है अफगानिस्तान एक तरफ है, तो दूसरी तरफ यहां पर हम देखें तो आपका थाईलैंड है, ठीक है, थाईलैंड है, आपका लाओस है, वियतनाम है। ये जो दोनों साइड आपके देश है, यहां पर ये मादक पदार्थों के विश्व के दो सबसे बड़े क्षेत्र बोले जाते हैं। इनको दो अलग अलग नामों से भी बोला जाता है। एक तरफ बोला जाता है इन्हें गोल्डन ट्रायंगल और दूसरी तरफ बोला जाता है गोल्डन क्रेसेंट, मतलब एक गोल्डन चाप और दूसरी तरफ आपका गोल्डन त्रिभुज की स्थिति। और ये दोनों ही, गोल्डन का शब्द का मतलब यहां पर है मादक पदार्थों के सबसे बड़े उत्पादक ये देश हैं, ये आपका क्षेत्र है और यहीं से आपको मादक पदार्थों की बड़े स्तर पर दूसरे देशों में तस्करी की जाती है। और दोनों ही, चाहे आपका गोल्डन यहां पर आपको कहें ट्रायंगल की स्थिति हो या फिर गोल्डन चाप की स्थिति हो, दोनों ही भारत की सीमा के पास हैं। अफगानिस्तान और थाईलैंड, दो नाम अगर ध्यान रखेंगे कि इन्हीं के आसपास का क्षेत्र है। तो यहां पर भारत में ये दोनों क्षेत्र आसपास होने के कारण भी भारत एक सुभेद बन जाता है यहां पर मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस के लिए। तो इसीलिए यहां पे जो बताया गया कि भारत एक ऐसा क्षेत्र है
जो कि मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस के लिए काफी सारे कारण यहां पर बनते हुए दिखाई देते हैं। और ये आप देख सकते हैं, खुली सीमाएं होने के कारण मादक पदार्थों की तस्करी, वन जीवों का हथियार, हीरा, अवैध व्यापार, भ्रष्टाचार, घूसखोरी, हथियारों की तस्करी, नक्सलवाद, अंतरिक्ष सुरक्षा के दृष्टिकोण से चुनौतियां, ये सारी चीजें यहां पर भारत के लिए इसे एक बड़ा रीजन क्रिएट करती हैं, एक बड़ी समस्या के तौर पे प्रेजेंट करती हैं। तो समझ में आई बात कि भारत यहां पर क्यों मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस में इतना ज्यादा यहां पे इन्वॉल्व, या इतने ज्यादा यहां पे भारत में केसेस क्यों देखने को मिलते हैं। अब यहां पे एक चीज समझिएगा, समझने वाली बात यह है कि धन शोधन की अपनी प्रक्रिया क्या है। अर्थात यदि आपको भी करना हो इन फ्यूचर, आपके पास ज्यादा पैसे आ गए हैं या आपने अवैध तरीके से पैसे कमा लिए हैं और आप सरकार को पे नहीं करना चाहते, है ना, कि अचानक से पहले तो पैसे जनरली आप इनकम कह सकते हैं ना कि कमाना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। और मान लीजिए अगर पैसे आना शुरू हो गए तो एक होता है लालच कि जितना कमा रहे हैं अगर सरकार को पे कर देते तो मेरे पास क्या बचेगा। तो कई लोग ऐसा ही करते हैं और इसी चक्कर में यहाँ पे आपको एट द लास्ट फिर जेल में जाते भी हैं। तो यहाँ पे होता क्या है, लोगों को इन्वॉल्व होते हैं अपने टैक्सेस को बचाने को लेकर, और जब आप टैक्सेस बचाने के दृष्टिकोण से जाते हैं तो वहां पर आप इस तरह की गतिविधियों में लिप्त होते हैं। दूसरा, एक व्यक्ति जो होता है जो अपराधी प्रकृति का है ही, ठीक है, जो मैंने देखा अभी बताया आपको, जो जो कारण यहाँ पे हमने देखे ये भारत में मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस क्यों है, तो वहां पर जो अपराधी प्रकृति का व्यक्ति है ही है, जो संगठित अपराध में ऑलरेडी संलिप्त है, वो भी यहाँ पे धन शोधन का रास्ता अपनाता है। तो दोनों तरीके के अपनाते हैं आदमी। ऐसा नहीं है सिर्फ यहाँ पे जो संगठित अपराधी व्यक्ति है या फिर आपका जो कह सकते हैं कि आतंकवादी है, जो पहले से हमें पता है कि सबकी नजरों में बुरे हैं, वही मनी लॉन्ड्रिंग केसेस करते हैं। सफेद पोश लोग भी मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस में फंसते हुए देखे गए हैं। और इसका एग्जांपल मैं आपको दूं तो आपको पनामा पेपर्स वाला मामला याद होगा, जो कई बार यहां पे हाईलाइटेड रहता है। यहां पर विश्व के सफेद पोश लोग, अर्थात कि चाहे उसमें आपके एक्टर आते हों, चाहे आपके उसमें कह सकते हैं राजनेता आते हों, चाहे आपके उसमें जर्नलिस्ट आते हों, चाहे कोई भी आता हो, जो यहाँ पे बनते हैं कि हाँ हम यहाँ पे देश के अपने सच्चे नागरिक हैं, पे करते हैं, सब कुछ करते हैं, वो भी यही काम करते हैं। वो भी मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस में फंसते हुए देखे, वो भी यहाँ पे सरकार को पे नहीं करते हैं। जितनी उनकी इनकम होती है सही आय का ब्यौरा ना दे करके पैसे को बचाते हैं और उसको मनी लॉन्ड्रिंग के माध्यम से यहाँ पर कहीं दूसरे देश में निवेश करते हैं, किसी दूसरी कंपनी या फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से वहां पे उसको वापस से वैध बनाने का प्रयास करते हैं। तो यहां पे दोनों तरीके के लोग हैं और इसलिए ये केसेस होते हैं और भी ज्यादा परेशान करने वाले हैं, क्योंकि सरकार को जो पता है चलो ये अपराधी है, उसके लिए तो वो सजग है, उनके खिलाफ तो वो कार्रवाई करेगा, उनके धरपकड़ के लिए तो काम करेगा, लेकिन जो सफेद पोश लोग यहाँ पे हैं उनके खिलाफ कैसे पता चलेगा जब तक इस तरह के कोई लीकेज नहीं हो जाती है। और इसीलिए यहाँ पे देखा जाए तो आपको एक और चीजें यहाँ पे ध्यान रखनी होगी। स्विट्जरलैंड को लेकर यहाँ पे जो बैंक अकाउंट खाते हैं, स्विट्जरलैंड बैंक अकाउंट खातों को लेकर भी सरकार के द्वारा इसीलिए डिमांड की गई थी कि हमें वहां पर जिन भी लोगों के पैसे जमा हैं उनका अकाउंट चाहिए कि यहाँ पर कितना वैध है और कितना अवैध है, क्योंकि यहाँ पे जानकारी, यहाँ से पैसे आप ले जाते हैं किसी और के नाम पे और वहां पे आप किसी और चीज में जमा कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है, लोग क्यों नहीं पकड़े जाते। क्वेश्चन तो यही उठता है ना कि सर ऐसा अगर कर रहे हैं तो पकड़े क्यों नहीं जाते। इतनी बड़ी प्रक्रिया है, इतना पैसा तो है नहीं, 1000-2000 रुपए लेके जा रहे हैं, पैसा आप लाखों करोड़ों का लेके जाते हैं और उसके बाद भी आप पकड़े नहीं जाते। इतनी बड़ी अमाउंट को आसानी से एक देश से इतने सारे, जो कि आप जानते हैं कि आप एक सीमा पार करोगे तो वहां पे चेकिंग इत्यादि होती है, हर तरीके की प्रक्रियाएं होती हैं और इसके बाद भी यहां से पैसा इतनी बड़ी मात्रा में आता जाता है। तो देखिए प्रक्रिया क्या होती है, इसके अपने 3 चरण हैं जिसके माध्यम से लोग बचते हैं और कई सारी विधियां हैं। ठीक है, 3 चरणों में जाकर ये पैसा जो होता है आपको क्या करते हैं ये लोग, इसे अवैध से वैध बना देते हैं। और इस प्रक्रिया को अपनाने के लिए वो कई सारे तरीके अपनाते हैं। तरीका अलग अलग हो सकता है लेकिन प्रक्रिया ओवरऑल यही होती है, जिसके माध्यम से यहां से जो अवैध पैसा जनरेट होता है फाइनल इस प्रक्रिया तक आते आते वो वैध हो जाता है। ठीक है, इलीगल जो पैसा होता है वो लीगल हो जाता है, वैध हो जाएगा। कैसे करते हैं, सबसे पहले चरण में ये कहते हैं कहते हैं नियोजन चरण, जिसको कहते हैं प्लेसमेंट। प्लेसमेंट में क्या किया जाए, प्लेसमेंट में देखिए होता क्या है, जो पैसा आपने कमाया है, जो जनरेट किया है, जिस पर आपने पे इत्यादि नहीं किया है, उस पर आप क्या करोगे,
उसका करते क्या है, सबसे पहले यहाँ पे कोई भी जो व्यक्ति यहाँ पर आपको शामिल होता है नियोजन चरण के अंतर्गत, इसमें धन शोधन की जो राशि है, ठीक है, इसमें क्या करेंगे, मान लीजिए जो मनी लॉन्ड्रिंग की जो भी आपकी राशि है, इस मनी लॉन्ड्रिंग की राशि को क्या करेंगे कि उसे कम, या कह सकते हो आप छोटी छोटी, ठीक है, कम या छोटी छोटी राशि के रूप में उसे आप विभाजित करते हैं, क्योंकि मनी अगर बड़ा रहेगा तभी फंसने के चांसेस यहां पे ज्यादा रहते हैं। और उसके बाद विभाजित कर देने के बाद इसे सीधे बैंक खाते में जमा कर दिया जाता है, ठीक है, बैंक खाते में जमा कर दिया जाता है और फिर वित्तीय साधनों को आप इसे खरीदते हैं। समझ में आई बात? क्या करता है, बड़ी राशि नहीं रखेंगे, बड़ी राशि न रखने से आपकी नजरों में, क्योंकि आप देखो किसी बैंक अकाउंट से 100, 200, 50,000 तक जा रहा है, किसी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन किसी अकाउंट से अचानक से 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़ अगर आप ट्रांसफर कर रहे हो तो आप सबकी नजरों में आ जाओ कि इतनी अमाउंट जाती कहां है और लगातार जा रही है, तो वहां पे फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, ईडी है, वो आपके पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन अगर आप छोटी छोटी धनराशि वहां पर लेन देन के दृष्टिकोण से आप करते रहिए, किसी को फर्क नहीं पड़ता, कोई वहां पे ध्यान भी नहीं देता, क्योंकि यहां पर डे के हिसाब से अगर हम देखें, पर डे यहां पर एक देश के अंदर और वैश्विक स्तर पे अरबों करोड़ों यहां पे आपको डॉलर्स का यहां पे लेन देन चलता रहता है, और इतनी कोई 1,000, 500, 2,000, 10,000, 50,000, लाख तक का किसी को फर्क भी नहीं पड़ता, आप करते रहो। लेकिन जब बात आती है करोड़ों रुपए की, तब यहां पर सबकी नजर पड़ती है। तो पहला इसमें क्या करते हैं, पहले चरण में छोटी छोटी अमाउंट, स्मॉल पैकेट, ठीक है, स्मॉल कह सकते हैं मनी पैकेट्स को जनरेट किया जाता है, बड़ी अमाउंट को छोटे छोटी अमाउंट में डिवाइड किया जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे हम बैंक में, बैंक में हमने जमा कर दिया। और खरीदारी भी कहां से करेंगे, बैंक के माध्यम से। किसमें करेंगे, क्या खरीद रहे हो, परिसंपत्तियां, कुछ भी खरीद लो आप, छोटी छोटी अमाउंट आप देते रहो और कोई भी परिसंपत्ति में आपने निवेश कर दिया। तो पहले चरण में क्या किया, प्लेसमेंट किया, पैसे को कहीं जाके आपने डाल दिया। तो एक अमाउंट यहां पर आई, इस अमाउंट को आपने छोटी छोटी धनराशि के रूप में बैंकों में डाला और फिर उसे परिसंपत्ति के रूप में क्रिएट किया, कोई चीज खरीदी आपने वैध तरीके से। दूसरा एक तरीका होता है जिसे कहते हैं संस्तरण चरण। अब इसमें जो चीज खरीद रहे हो, ठीक है, यहां पे हमने लास्ट कहां खत्म किया कि आप कोई परिसंपत्ति खरीद रहे हैं। अब इसमें करते क्या है सॉरी, अब यहां पे खरीदने वाला चरण ये है संस्तरण चरण। अब इस चरण में यह पता करना है, यह काम करना है, किसी को पता ना लगे कि फाइनली यहां पे खरीदा किसने था। इस जानकारी को पूरी तरह से लुप्त कर देना। अर्थात यहां पर यदि कोई एट द लास्ट पता करना चाहे कि मूल स्रोत कहां से उपजा, किस व्यक्ति ने फाइनली यहां पर किसके पास ये परिसंपत्ति जाने वाली है, इस चीज को पूरी तरीके से गायब कर देना और इतनी सारी उसमें लेयरिंग क्रिएट कर देना कि किसी को खोजते खोजते पता ही नहीं चले कि फाइनली बंदा है कौन। तो यहां पे क्या कहते हैं, संस्तरण चरण। अब इसमें जो परिसंपत्ति खरीदी जा रही है, ठीक है, खरीदने को लेकर यहां पर इतने सारे यहां पे लेयर क्रिएट किए जाएंगे, अर्थात इतने सारे लोगों के बीच उसे खरीदा और बेचा, उसी परिसंपत्ति को बार बार जाएगा, ठीक है, इसने खरीदा, इसे बेच दिया, इसने फिर इसको बेच दिया, फिर इसने इसको बेच दिया, और ये बेचते चले जाएंगे, बेचते चले जाएंगे। फायदा लास्ट यहां पे क्या होगा कि ये जो जिस व्यक्ति ने पैसा बैंक में डाला था, ये परिसंपत्ति रहेगी उसी की, ये परिसंपत्ति रहेगी उसी की, लेकिन यहां पर वो इतने तरीके से घुमा फिरा के उस पैसे को लेकर आने वाले हैं, उस परिसंपत्ति को खरीदने वाले हैं कि फाइनली वहां पे आप लेयरिंग इतनी ज्यादा हो जाती कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि व्यक्ति ने खरीदा बेचा किसको है। तो कहते हैं एक से ज्यादा, आप इसे एकदम आसान भाषा में यह कह सकते हो कि यहां पे किसी भी परिसंपत्ति को खरीदने के लिए उसे कई चरणों में उसे लेयरिंग करके वहां पे खरीदना और पता करना, ठीक है, खरीदने और पता करना कि अब यहां पर क्या होगा, अब परिसंपत्ति को जब आप खरीदने और बेचना शुरू कर देते हैं तो किसके नाम पे खरीदते हैं, मैटर तो यह भी करता है ना, क्योंकि अगर किसी के नाम पे होगा तो आप उस नाम को पकड़ के आप आसानी से किसी को भी पकड़ सकते हो, है ना, क्योंकि बैंकों में जाओगे नाम होगा आपका, सिंपल सी बात है। लेकिन यहां पे फर्जी अकाउंट क्रिएट किए जाते हैं। अब फर्जी अकाउंट जब आप क्रिएट करते हो तो वहां पे उस जो बैंक अकाउंट से फाइनली वहां पे पैसा लेन देन चल रहा है, जब उस फर्जी अकाउंट पते पे आप जाते हो तो पता लगा वहां कोई रहता ही नहीं, वो खाली है, काफी दिनों से कोई वहां पे काम भी नहीं करता है, ऐसी ऐसे जगह के आपने वहां पे स्ट्रक्चर आपने दे रखा है। तो क्या होगा, वो व्यक्ति गायब, एट द लास्ट लॉस, कोई नहीं है, भूत खरीद फरोख्त कौन कर रहा है, कोई भूत खरीद रहा है, जिस बिल्डिंग में कोई रहता ही नहीं है वो व्यक्ति वहां पे ऐसे बिल्डिंग्स, ऐसे ही परिसंपत्ति आपको खरीद रहा है।
तो यहां पे क्या किया जाता है, जितनी भी प्रक्रियाएं, खरीदने बेचने की प्रक्रियाओं में क्या किया जाता है, फर्जीवाड़ा, अर्थात फर्जी नामों का प्रयोग किया जाता है, फर्जी कंपनियां प्रयोग की जाती हैं और उनके बाद उसे इतनी बार यहां पर फर्जी नाम प्रयोग कर लिए जाते हैं, इतनी तरीके से उसे दिखा दिया जाता है कि एट द लास्ट आप खोजते रह जाओ और आपको उसमें फिर रियलिटी कहां छुपी हुई है वो आपको पता करनी मुश्किल हो जाती है। और जब इस प्रक्रिया से आप गुजर गए तो फाइनली फिर आ जाता है तीसरा चरण, जैसे हम कहते हैं एकीकरण चरण, और यहां पे पैसे को वैध बना दिया जाता है कि फाइनली इस दो चरणों को आपने पार कर लिया। तीसरे चरण में ये जो पैसा, परिसंपत्ति इत्यादि आपने जो खरीदी किसी भी नाम से, आप अब इस पैसे को वैध बनाते हैं। और वैध बनाने का तरीका क्या है कि अब उस पैसे को फाइनली यहां पे परिसंपत्ति जो आपने खरीदी थी उसे आप सेल कर दो, पैसे कमाइए। फाइनली एक फर्जी यहां पे एक जो कंपनी थी उस कंपनी के नाम पे, और उस कंपनी जो कि आप अपने देश की नहीं है, किसी दूसरे देश में आपने खोली है, और वहां से उस पैसे को इन्वेस्टमेंट के नाम पर आप यहां पर वापस अपने देश में भेज सकते हो। शेयर मार्केट में निवेश कर दो, रियल एस्टेट में डाल दो, किसी कंपनी की हिस्सेदारी खरीद लो या रेस्टोरेंट खरीद, कुछ भी कर लो। तो किस नाम से, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट के नाम पे आप वही पैसा वापस अपने देश में निवेश करते थे, वो भी वैध तरीके से। अब ये आपका फाइनली पैसा एक अवैध तरीके से यहां पे कमाया गया और फाइनली यहां पर हम देखें तो एट द लास्ट आपने इसे वैध बना लिया। तो 3 चरणों में ये काम करते हैं। पहला चरण, कोई भी पैसे को नियोजन चरण के अंतर्गत किसी भी बड़ी अमाउंट को जो कि वैध तरीके से कमाई गई है उसे छोटी छोटी अमाउंट्स के रूप में डिवाइड किया जाता है, बैंकों में ट्रांसफर किया जाता है। बैंकों में जो ट्रांसफर आपको किया जाएगा वो भी ध्यान रखिए, सब फर्जी अकाउंट्स क्रिएट किए जाते हैं। अकाउंट ट्रांसफर किया जाएगा, परिसंपत्तियां उससे खरीदी जाएंगी। परिसंपत्तियों को खरीदने के बाद उसे एक से अधिक बार, कम से कम आपको 10, 20, 50, 60, 100 बार भी हो सकता है, उसी परिसंपत्ति को बार बार वहां पे फर्जी नामों से खरीद फरोख्त की प्रक्रियाएं चलती रहती हैं, जिसे हम कहते हैं संस्तरण चरण। और एट द लास्ट यहां पर फिर एकीकरण चरण के अंतर्गत ऐसी ही किसी यहां पे फर्जी कंपनी के नाम पे आप क्या करते हैं, उस पैसे को आपके देश में कहीं भी एक वैध तरीके से इन्वेस्ट कर देते हो। फॉरेन इन्वेस्टमेंट के नाम पे, एफडीआई के नाम पे आपने निवेश कर दिया या किसी अन्य तरीके से आपने निवेश कर दिया। निवेश करने का तरीका क्या है, किसी शेयर मार्केट में डाल दो या फिर किसी आप अन्य तरीके से उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। तो इस तरीके से यहां पे प्रक्रिया आपको चलती है जिसे हम कहते हैं एकीकरण चरण। तो नियोजन चरण हो गया, संस्तरण चरण हो गया और एकीकरण चरण, और ये प्रक्रिया होती है आपकी मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस। समझ में आ गई बात सबके, मनी लॉन्ड्रिंग कैसे किया जाता है। अब इसके लिए ऐसा नहीं है, ये काम भी करने के लिए नॉलेज होनी चाहिए, नहीं तो आप आसानी से पकड़े जा सकते हो। अब देखा उन्होंने अपने कितने सारे एक पैसे को बचाने के लिए कितना सारा दिमाग लगाया है और कितनी सारी तरीके की प्रक्रियाएं अपनाई हैं, और फाइनली जाकर उस पैसे को कैसे आप यहां पर वापस अपने देश में लेकर आते हो। तो ये कहा जाता है आपको मनी लॉन्ड्रिंग, और ये मनी लॉन्ड्रिंग की है एक प्रक्रिया जिसके माध्यम से आप अवैध मनी को वैध बनाते हैं। ठीक है, तो फाइनली समझ में क्या आया, मनी लॉन्ड्रिंग क्या है। मनी लॉन्ड्रिंग है अवैध पैसे को, अवैध मनी को, अवैध है आपका इलीगल, ठीक है, अवैध धनराशि को वैध बनाना। यही आपका एक सिंपल सा जो पूरी प्रक्रिया समझने के बाद समझ में आता है कि मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब क्या हुआ, एक अवैध धनराशि को वैध बनाने के लिए जितना दिमाग लगाया जाता है वो सब है नियोजन, संस्तरण, एकीकरण चरण। पैसा कई तरीके से आपको भारत में कमाया जाता है अवैध तरीके से, उसको आप इस प्रक्रिया के माध्यम से वैध बनाते हैं और यही है आपका मनी लॉन्ड्रिंग। अब यहाँ पे ये प्रक्रिया है। अब यहाँ पर देखिए ये कई सारी विधियां हैं, ये विधियां हैं जिसके माध्यम से आप धन शोधन करते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं। ठीक है, चलिए उसके बारे में भी समझेंगे क्या क्या विधियां हैं। पहले काफी सारा कुछ समझ अगर लिया है तो अब इसको थोड़ा सा पॉइंट आउट कर लेते हैं, लिख लेते हैं। ठीक है, चल समझ में आ गया सबको, तो अब लिख लेते हैं, थोड़ा थोड़ा लिख लीजिए ताकि आपको ये चीजें ध्यान रहे। हेडिंग डालिएगा धन शोधन, एक नया चैप्टर से एक नए चैप्टर को क्रिएट करिए और वहां पे लिखिए धन शोधन एवं रोकथाम, धन शोधन एवं रोकथाम। इसमें लिखिएगा आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के अनुसार, आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन के अनुसार, विकास संगठन के अनुसार डबल इन्वर्टेड कॉमा लिखिएगा धन शोधन, धन शोधन
आपराधिक गतिविधियों, धन शोधन आपराधिक गतिविधियों से उत्पन्न अवैध प्राप्तियों, से उत्पन्न अवैध प्राप्तियों को छुपाने की प्रक्रिया है, को छुपाने की प्रक्रिया है। डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। पैराग्राफ चेंज। धन शोधन निवारण अधिनियम, धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के अनुसार, धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के अनुसार, डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखिए, जो भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, जो भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से